हेलो एवरीवन, वेलकम टू नामदेव एकेडमी यूट्यूब चैनल। तो गाइज आज के वीडियो के अंदर अपन बात करेंगे सेट नंबर 59। 58 सेट अपन कवर कर चुके हैं गाइज, सेट नंबर 59 को अपन कवर करेंगे। आज अपन ने जो पेपर लिया गाइज वो है 30 मई 2019 को पूछे गए क्वेश्चन से शिफ्ट सेकंड के अंदर। और ये पेपर किसके आप सभी को पता होगा, इतने सेट कवर कर लिए अपन आरआरबी जेईई 2019 के अंदर जो ऑनलाइन एग्जाम हुई थी उसका है। तो सेट नंबर 59 की बात करेंगे। पहला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा, आई थिंक आप लोग सभी कर पाओगे इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन आप लोगों के सामने विटामिन ए का सक्रिय रूप क्या है, एक्टिव फॉर्म क्या है गाइज विटामिन ए का। विटामिन ए को अपन बोलते हैं गाइज रेटिनॉल। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर है रेटिनॉल। बाकी जो दिए गए उनको अपन देख लेते हैं गाइज। यहाँ पे आपको दे रखा है पायरोडॉक्सिन। पायरोडॉक्सिन को बोला जाता है गाइज B6। B5 को बोला जाता है गाइज पेंटोथेनिक एसिड। पेंटोथेनिक एसिड बोला जाता है विटामिन B5 को। यहाँ पे है नियासिन। नियासिन बोला जाता है गाइज विटामिन B3 को। यहाँ पे गाइज राइबोफ्लेविन आया, राइबोफ्लेविन बोला जाता है विटामिन B2 को। ठीक है गाइज। B1 को बोला जाता है थायमिन और B12 को बोला जाता है साइनोकोबालेमिन। तो जो इंपॉर्टेंट है वो आप लोगों को बता दिए गए। B1 हो गया आपका थायमिन, B2 हो गया आपका राइबोफ्लेविन, B3 हो गया आपका नियासिन, B5 हो गया आपका पेंटोथेनिक एसिड, B6 हो गया आपका पायरोडॉक्सिन और गाइज B9 एक इम्पॉर्टेंट और है जो बोला जाता है फॉलिक एसिड। ठीक है गाइज। B12 हो गया आपका साइनोकोबालेमिन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गाइज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है गाइज, देखिएगा अवतल दर्पण के पीछे आभासी सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को कहाँ पे रखा जाएगा। सबसे पहले अवतल दर्पण है तो गाइज अवतल दर्पण बना लीजिएगा। उसके बाद में ये आप देखोगे ये इसकी होगी गाइज प्रिंसिपल अक्ष, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल अक्ष। और गाइज इसको बोला जाता है हमेशा ऑप्टिकल अक्ष। ऑप्टिकल अक्ष इसको बोला जाता है। यहाँ पे होता है गाइज P, यहाँ पे होता है F और यहाँ पे होता है आपका C। अब गाइज ये कह रहा है कि दर्पण के पीछे यानी इमेज बनेगी आपकी इधर और वो भी बनेगी आभासी, सिद्धि और आवर्धित। ये टर्म्स इंपॉर्टेंट है। आवर्धित यानी ऑब्जेक्ट आप जितना रखोगे आपकी जो इमेज है वो ज़्यादा बड़ी बनेगी। तो गाइज हमेशा ध्यान में रखना है, यदि अवतल दर्पण के अंदर कभी भी इधर इमेज बन रही है और इमेज हमेशा बड़ी साइज में बन रही है तो ऑब्जेक्ट आपका हमेशा P और F के बीच रखा जाता है। इस चीज़ को अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिएगा। तो गाइज यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा P और F के बीच में अपन वस्तु को रखेंगे तो इमेज बनेगी यहाँ पे। ओके गाइज, ये यहाँ से गई, यहाँ से गई और ये इससे जाती हुई प्रतीत होगी और ये दोनों जाके पीछे मिलेगी और पीछे मिलके यहाँ पे डायग्राम बनाएगी। ओके गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, एक निश्चित दर पर किसी विशेष राशि के लिए 4 वर्ष और 8 वर्ष के साधारण ब्याज का अनुपात क्या होगा। गाइज यहाँ पे टर्म्स देखिएगा। सबसे पहले यहाँ पे जो राशि है वो फिक्स है दोनों के लिए। दो कंडीशन है यहाँ पे, दोनों कंडीशन के अंदर आपकी मूल राशि सेम है। दोनों कंडीशन के अंदर गाइज आपकी रेट है वो बिल्कुल सेम है। यानी जो डिफरेंट है तो वो है ओनली आपका समय। तो गाइज आप सभी जानते हो कि SI P/R/T/100 के अकॉर्डिंग दिया जाता है। यदि आपका P भी दोनों कंडीशन के अंदर फिक्स है, R भी दोनों कंडीशन के अंदर फिक्स है, 100 भी फिक्स है, तो गाइज जो SI होगा वो किस रेशियो में आएगा, डायरेक्टली ओनली समय के रेशियो में आएगा। यदि समय का रेशियो 4:8 है तो जो साधारण ब्याज का अनुपात है गाइज वो भी आपका 4:8 ही आने वाला है। और 4:8 को आप सॉल्व करोगे तो आप लोगों का आंसर आ जाएगा 1:2। तो इस क्वेश्चन का अपन आंसर देख लेते हैं, 1:2 आता है क्या। तो गाइज आंसर आ गया ऑप्शन नंबर है। क्लियर है, अच्छे से कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि वह तत्व कौन सा जिसके तीसरे आवर्त में इलेक्ट्रॉन बंधुता बिल्कुल शून्य होती है। अब गाइज इलेक्ट्रॉन बंधुता होती क्या चीज़ है। इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है कि किसी भी एटम होता है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन जोड़ने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, उसको बोलते थे अपन इलेक्ट्रॉन बंधुता। अब यहाँ पे देखिए गाइज किसी की शून्य होती है, किसी की नेगेटिव होती है, किसी की पॉजिटिव होती है। गाइज अपन बात करेंगे तो अपन ग्रुप नंबर 18 होता है जिसको अपन ग्रुप नंबर 0 भी बोल सकते हैं। और उसके अंदर होते हैं अपने हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रैंडोन, ये तत्व इसके अंदर प्रेजेंट होता है। इसका मतलब ग्रुप 0 है। इसका मतलब गाइज इसकी जो कक्षाएं हैं, इसकी कक्षाएं बिल्कुल स्टेबल है। यानी जो बाहर की कक्षा है उसके अंदर बिल्कुल फिक्स इलेक्ट्रॉन है, जितना स्टेबल होने के लिए चाहिए उतने इलेक्ट्रॉन है। अब इसके अंदर गाइस आप एक इलेक्ट्रॉन जोड़ोगे तो वो आ जाएगा इसकी नई कक्षा में बनेगा, नई कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन आएगा और ये अनस्टेबल होकर ऑटोमेटिक ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से बहुत ही कम एनर्जी के साथ में चला जाएगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बंधुता किसकी शून्य होती है गाइस, हमेशा ध्यान में रखिएगा। आपका जो ग्रुप 18 होता है या आपका जो ग्रुप 0 होता है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन बंधुता बिल्कुल शून्य होती है। तो गाइस यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा आर्गन, क्योंकि ये नियोन उस ग्रुप में आ जाता है। ग्रुप 18 निष्क्रिय गैसेज वाले या नोबल गैसेज या अक्रिय गैस वाले ग्रुप के अंदर आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा कितनी अच्छी किस्मत है जिसके भी ये पेपर सेट आया है। विटामिन से संबंधित 2 क्वेश्चन आ गए। पहला ही क्वेश्चन आ गया और 5वां क्वेश्चन भी आ गया। गाइज विटामिन ये पूछा गया एस्कॉर्बिक एसिड से संबंधित। तो गाइज देखिएगा एस्कॉर्बिक एसिड बोला जाता है आपकी विटामिन C को। विटामिन ए को बोला जाता है रेटिनॉल, विटामिन बी को बोला जाता है थायमिन, विटामिन डी को बोला जाता है गाइज कैल्सीपेरोल। उसके बाद में गाइज ई आता है और क्या आता है, ई को बोला जाता है टेकोपेरोल, के को बोला जाता है फाइलोक्विनोन।
क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है गाइज, यहाँ पे देखिएगा आंसर दीजिएगा गाइज, फोटोग्राफी समय, इतिहास और रंगमंच, फोटोग्राफी टाइम, हिस्ट्री एंड थिएटर। तो डायग्राम क्या बनेगा गाइज, देख लीजिएगा, फोटोग्राफी टाइम हिस्ट्री थिएटर। तो गाइज सब अलग अलग है, सब अलग अलग है, एक दूसरे का कोई रिलेशन नहीं है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, दिए गए ऑप्शन में असंगत को चुनना है। ये चारों ऑप्शन आप लोगों के सामने, ऑड कौन सा होगा देखिएगा गाइज, यहाँ पे एक का गैप आ रहा है, एक का गैप आ रहा है, यहाँ पे देखोगे एक का गैप आ रहा है, एक का गैप आ रहा है, यहाँ पे देखिएगा एफ हो गया, और यहाँ पे देखोगे आई जी एच और आई, यहाँ पे 2 का गैप है। बाकी सब जगह गाइज एक का गैप है, यहाँ पे 2 का गैप होने की वजह से आपका ये ऑड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट है, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर लेते हैं, फटाफट देख लेते हैं गाइज। इस क्वेश्चन को मैं स्किप मार रहा हूँ, आई थिंक आप लोग इस क्वेश्चन को सोल्व कर लोगे, टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। इजी क्वेश्चन के अंदर ये हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 9। गाइज देखिएगा ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको समझिएगा आप। तांबे को इसके लवण के घोल से किस धातु द्वारा विस्थापित किया जा सकता है, ये अपने को यहाँ पे बताना है। गाइज एक एक्टिविटी सीरीज होती है, एक्टिविटी सीरीज में आपका यहाँ पे तो आ जाता है कॉपर, यहाँ पे होता है आपका मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट होता है, यानी सबसे अधिक, और गाइज नीचे होता है मिनिमम रिएक्टिव एलिमेंट। ठीक है गाइज, ऊपर हो गया मोस्ट रिएक्टिव, नीचे हो गया मिनिमम रिएक्टिव एलिमेंट। गाइज आप बात करो तो कॉपर हो गया, कॉपर के नीचे आपका आ जाता है सिल्वर, सिल्वर के बाद में आ जाता है गोल्ड, और गोल्ड के बाद में नीचे होता है प्लेटिनम। तो सबसे कम सक्रिय कौन सा होता है, सबसे कम होता है गाइज आपका प्लेटिनम। और गाइज ऊपर बात करें तो होता है आपका पोटेशियम होता है। लेकिन अब सब नहीं देखेंगे, अपन देखेंगे आयरन कहाँ पे होता है, अपन देखेंगे जिंक कहाँ पे होता है, अपन देखेंगे एल्यूमिनियम कहाँ पे होता है, अपन देखेंगे कॉपर कहाँ पे होता है। तो कॉपर तो गाइज आपका यहाँ पे हो गया। ओके गाइज, कॉपर तो आपका यहाँ पे हो गया। अब गाइज कॉपर के ऊपर होता है आपका लेड होता है, यहाँ पे आपका लेड आ जाता है। लेड के बाद में गाइज यहाँ पे आयरन आ जाता है, लेड के बाद में आयरन आ गया, आयरन के बाद में गाइज यहाँ पे जिंक आ जाता है। ठीक है गाइज, और जिंक के ऊपर आ जाता है आपका एल्यूमिनियम। अब गाइज ये क्वेश्चन मेरे को थोड़ा सा डाउटफुल लग रहा है, क्योंकि एक्टिविटी सीरीज़ का रूल है जो सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है, यानी जो मोस्ट रिएक्टिव होता है वो ही सबसे पहले जो लिस्ट रिएक्टिव है उसको हटाता है। तो आप देखोगे कॉपर है, तो कॉपर को कौन हटाएगा, जो सबसे ऊपर है वो हटाना चाहिए। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर एल्यूमिनियम आना चाहिए। इसमें ने गाइज जिंक माना है, जिंक पता नहीं कैसे माना है, किसी को पता है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमेशा एक्टिविटी सीरीज़ का रूल है जो मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट होता है वो ही हटाता है। ठीक है गाइज, तो मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट की बात करें तो गाइज यहाँ पे अपने को अपन देखें तो एल्यूमिनियम है। ठीक है, तो देखेंगे इसके पीछे का रीज़न क्या हो सकता है कि एक्टिविटी सीरीज़ अपने को गलत याद हो। अपन देखेंगे इस चीज़ को दोबारा से, एक्टिविटी सीरीज़ को यहाँ पे जिंक क्यों आया है, एल्यूमिनियम क्यों नहीं आया। ओके गाइज, क्वेश्चन नंबर 9 का एक बार आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा, इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 का कन्फर्म करना है अपने को, एक्टिविटी सीरीज अपने को देखनी है बुक के अंदर किस प्रकार से एलिमेंट रखे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं गाइज। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि कोई राशि 4 वर्ष में इतनी हो जाती है, 6 वर्ष में इतनी हो जाती है, वह राशि और साधारण ब्याज की दर क्या होगी। तो यहाँ पे आपको गाइज मूलधन बताना है, यहाँ पे आपको रेट बतानी है। ठीक है गाइज, अब देखिए गाइज 4 वर्ष के अंदर इतनी हो रही है, 6 वर्ष के अंदर इतनी हो रही है, तो दोनों का गाइज मैं डिफरेंस निकालूंगा तो 2 साल का मेरे पास में ब्याज आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 4 है, तो 6 और 4 का डिफरेंस 2 हो गया, तो यहाँ पे भी डिफरेंस निकालूंगा 2 आ जाएगा। तो गाइज यह हो जाएगा 8 में से 20 का 60 हो जाएगा गाइज, 240 में से 207 घटाऊँ तो 33 बच गया, 33 60 हो गया। क्लियर है गाइज, यानी 2 साल का गाइज। अब यहाँ पे 4 साल है तो मैं 4 साल का ब्याज कर लूँ, तो 4 साल का गाइज ब्याज कितना बनेगा, इसका डबल कर दूँ मैं, 0 6 दूनी 12, 3 दूनी 6 1 7 और 3 दूनी 6। क्लियर है, यानी 2 साल का ब्याज 33 60 है, तो 4 साल का हो गया ये। अब गाइज 4 साल में ये तो है आपके सामने मिश्र धन। ठीक है गाइज, तो गाइज मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मिश्र धन है आपके साथ में 20 720। तो गाइज ब्याज कितना है, 4 साल का, 4 साल का ब्याज आ गया आपके सामने 6720। तो गाइज मूलधन कितना आ जाएगा, मिश्र धन में से ब्याज घटा दूँ मैं, तो ये मूलधन आ गया आपके सामने 14000। क्लियर है, समय कितना है आपके सामने 4 ईयर है। तो गाइज SI = PRT/100 से आप SI आपके सामने है, P आपके सामने है, T आपके सामने है, R निकाल लोगे। P तो अपने निकाल ही लिया, P तो अपने से पूछा है, P तो अपने निकाल लिया 14000। तो इस कैलकुलेशन को करेंगे गाइज, अपने पास में R की वैल्यू भी आ जाएगी। कैलकुलेशन है, इसके मार देते हैं, काफ़ी सेट कर लिए अपन ने। ठीक है गाइज, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C 14000 और 12%। क्वेश्चन नंबर 11 इंपॉर्टेंट है गाइज, इसको देखिएगा अच्छे से, बहुत ही सिंपल से, ज़्यादा हार्ड भी नहीं है, बस थोड़ा सा अपने को लॉजिक पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा क्या कहता है। अपने सामने एक त्रिभुज ABC है गाइज, चलो मैं ABC एक त्रिभुज बना लेता हूँ। ये मैंने ABC एक त्रिभुज बना लिया।
आगे कह रहा है कि डी त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी पर स्थित एक ऐसा बिंदु है। तो गाइज यहाँ पे एक डी कोई पॉइंट है, मैंने यहाँ से यहाँ एक लाइन खींच दी जहाँ बी डी 1/2 डी सी है। गाइज ये जो बी डी है वो इसकी आधी है, तो गाइज इसको मैं डबल कर दूँ तो इसकी ऑटोमेटिक मेरी आधी हो जाएगी। यानी डी सी मेरे पास में 2 अक्स है तो बी डी मेरे पास में होगी अक्स। मैंने कुछ नहीं किया, क्वेश्चन में जो दिया है वो मैंने लिखा है। अब क्वेश्चन है गाइज ए बी डी का मतलब गाइज आपका ये हो गया, ए बी डी का मतलब त्रिभुज नंबर 1। ठीक है गाइज, त्रिभुज ए बी सी का मतलब गाइज ये बड़े वाला, समझ रहे हो, यानी बड़े वाले को मैं नंबर 2 दे देता हूँ। तो गाइज मेरे को एरिया निकालना है पहले त्रिभुज का और एरिया निकालना है मेरे को दूसरे त्रिभुज का। क्लियर है कहानी। यानी ए बी डी का क्षेत्रफल कितना होगा, ए बी सी का क्षेत्रफल कितना होगा, दोनों का मेरे को रेशियो निकालना है। गाइज त्रिभुज की बात करें तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। ये होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। अब गाइज आप चाहे पहला ले लीजिएगा चाहे दूसरा ले लीजिएगा, दोनों कंडीशन के अंदर आपकी हाइट बिल्कुल कॉमन है। ठीक है गाइज। अब देखिए गाइज, तो यहाँ पे आप देखिएगा पहले के अंदर मैं क्या रखूँ, हाइट का कोई रिलेशन, हाइट कॉमन है तो चलो मैं लिख भी लेता हूँ। तो 1/2 बेस कितनी है, पहले की बेस होगी आपकी अक्स इंटू हाइट कितनी है, कॉमन है एच। दूसरे का देखिएगा हाइट बेस कितना हो गया 1/2, बेस कितना हो गया पूरे का, अक्स और 2 अक्स 3 अक्स और हाइट कॉमन है एच। एच कैंसिल, 1/2 कैंसिल, अक्स से अक्स कैंसिल, गाइज आपका रेशियो हो जाएगा 1/3। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या बनने वाला गाइज 1/3। तो 1/3 ऑप्शन नंबर सी में आता है। तो ऑप्शन नंबर सी गाइज आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है कहानी, कोई डाउट नहीं है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहते हैं, इसमें से आपको बताना कि इसका कोड क्या होगा। अब देख लेते हैं गाइज, इसका कोड की बात करें अपन, सॉफ्टवेयर का कोड पूछा गया है। तो सॉफ्टवेयर कहाँ पे आता है, सॉफ्टवेयर आपका ये रहा। बाकी सॉफ्टवेयर कहाँ पे देखने को मिल रहा है, स्वेटर फ्लावर इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, सॉफ्टवेयर कहीं पे भी कॉमन नहीं है। अब सॉफ्टवेयर कहीं पे भी कॉमन नहीं है तो देन देखिएगा, देन ये रहा, देन देखिएगा और कहाँ पे देखने को मिल रहा है, देन ये रहा गाइज। तो गाइज इसके अंदर देन कॉमन आ गया तो इसमें और इसमें देखिएगा कुछ कॉमन आ गया, वो हो जाएगा देन का। तो गाइज यहाँ पे SCO आ गया, SCO आ गया, तो देन का हो गया आपके सामने SCO। अब दूसरा देख लेते गाइज, यहाँ पे आपके सामने फ्लावर आया है, फ्लावर और कहाँ पे देखने को मिल रहा है आपके सामने, ये रहा फ्लावर। तो फ्लावर देखिएगा गाइज, यानी इसमें और इसमें कुछ कॉमन आ रहा है क्या, देख लेते हैं अपन। ये आ गया टिंगो, टिंगो कॉमन आ रहा है गाइज, तो फ्लावर के लिए हो जाएगा आपका टिंगो, फ्लावर के लिए हो गया आपका टिंगो। बच गया क्या, वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अपने को चाहिए सॉफ्टवेयर, तो यहाँ पे निटको बच गया, यहाँ पे सॉफ्टवेयर बचा, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा टिंगो, टिंगो नहीं निटको, निटको बचा ना, तो निटको आपका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा गाइज, ऑप्शन डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 13 गाइज सिंपल सा है, इसके अंदर कुछ नहीं है, बस एक यूनिट कन्वर्जन का आप लोगों को ध्यान में रखना है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक ट्रेन इधर जा रही है, एक ट्रेन इधर जा रही है, पहले की लंबाई 270 मीटर है, दूसरे की पता नहीं कितनी होगी, दूसरे की निकालनी गाइज। पहले की स्पीड 120 बता रहा है, दूसरे की स्पीड 80 बता रहा है, दोनों को एक दूसरे को पार करने में 9 सेकंड का समय लग रहा है। यहाँ पे आपको रेलगाड़ी की लंबाई बतानी है दूसरे की। क्लियर है कहानी। हमेशा देखिएगा समय दे रखा है तो समय बराबर होता है आपका दूरी बट्टे चाल, फॉर्मूला है। तो गाइज समय कितना हो गया, समय 9 सेकंड है, दूरी कितनी है, दूरी में दोनों को ऐड कर दूँ, दूरी होगी 270 प्लस अक्स। चाल कितनी गाइज, चाल को भी मैं ऐड कर दूँ, 120 और 80 कितनी होगी 200, 200 होगी गाइज। ये है kmph के अंदर, ये kmph के अंदर, बाकी कहानी मीटर और सेकंड में है। ये kmph में आ गए तो इसको भी मैं मीटर प्रति सेकंड में बदलूँ तो 5/18 कर देता हूँ। ओके गाइज, अब ये जो 18 है इसको मैं ऊपर ले जाता हूँ, ये 18 ऊपर आ गई, 18 ऊपर आते गाइज, 9 का भाग इसमें गया 2 बार, 2 का भाग इसमें चला जाएगा 100 बार, 100 इंटू 500 नीचे बन गई गाइज मेरे पास में 500, 500 क्रॉस मल्टीप्लाइड होकर इधर आ जाएगी, तो 500 बराबर हो जाएगा गाइज 270 प्लस अक्स, तो अक्स की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास में 230। क्लियर है कहानी, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं गाइज। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, देखे विकल्प में से असंगत को चुनना है। तो गाइज लॉजिक लगाइएगा, देखा क्या लॉजिक लगने वाला है यहाँ पे। आंसर तो आप लोगों ने देख लिया, लेकिन लॉजिक क्या लगेगा, लॉजिक भी अपने को पता होना चाहिए, फटाफट लॉजिक लगाएगा। गाइज यहाँ पे अपन लॉजिक की बात करें तो देखिएगा कुछ नहीं करना, अपने को डायरेक्ट ऐड करना है, डायरेक्ट ऐड करते रहो। 3 2 5, 9 2 11, 8 2 11, 7 2 9 और 6 3 9, बताइएगा 9 2 11, 8 2 10, ठीक है। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा गाइज सिंपल सा है, एग्जाम में आ सकते हैं ऐसे क्वेश्चन। इसमें इक्वेशन बनानी जरूरी है अपने को, इक्वेशन बन गई तो अपनी कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी। संख्या कह रहा है कि जब कोई संख्या में से 35 घटाया जाता है, कोई भी संख्या है उसमें से 35 घटाया जाता है तो वह घटकर स्वयं की 80% रह जाती है, तो वह घटकर स्वयं की 80% रह जाती है। कहानी खत्म, इक्वेशन बनानी है, इक्वेशन बन गई।
उस संख्या के 4/5 भाग की वैल्यू क्या होगी, तो अक्स की 4/5 की वैल्यू क्या बनेगी, ये अपना क्वेश्चन हो गया। ये अपने को दे रखा है, ये अपना क्वेश्चन हो गया। अक्स में से 35 घटाऊँ तो संख्या बचती है अक्स का 80/100। तो गाइज चलो इसको सॉल्व करता हूँ मैं। तो गाइज 80 का भाग 20 का गया 4 बार, 20 का गया यहाँ पे 5 बार। तो गाइज 5 से क्रॉस मल्टीप्लाइड करूँ तो मैं 5x माइनस 5 5 5 25 2 5 15 2 17 इक्वल टू 4x। तो गाइज यहाँ से अक्स की वैल्यू आ गई 175। अक्स की वैल्यू 175 आ गई, तो 175 मल्टीप्लाइड बाई 4/5। 5 का भाग इसमें वापस से वो 35 बार चला जाएगा। ठीक है, 35 दूना 70, 70 140 गाइज आपका ऑप्शन भी आ जाएगा। बस कैलकुलेशन बनी आपकी, इक्वेशन बनी, आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है एथेन का एक अणु सूत्र C2H6 है, उसमें कितने सहसंयोजी बंध है। आंसर दीजिएगा गाइज। क्वेश्चन नंबर 16 का क्या आंसर आने वाला है। C2H6 है, उसके अंदर कितने सहसंयोजी बंध उपस्थित होंगे। तो देख लेते हैं इसका स्ट्रक्चर गाइज मैं डिजाइन करता हूँ। ये हो गए 2 कार्बन हो गए, यहाँ पे चाहे कार्बन के लिए 4 बैंड बनने चाहिए, तो H H H H H H ये स्ट्रक्चर बन चुका C2H6 का। काउंट कर लीजिएगा कितने बॉन्ड बनते हैं इसके अंदर, 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा गाइज ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है। नेक्स्ट बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। 17 नंबर क्वेश्चन कहता है कि चेरनोबिल परमाणु दुर्घटना कब हुई। ये क्वेश्चन गाइज एक्सेप्शन क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। ये वर्ल्ड से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो गाइज इसका संबंध गाइज यूक्रेन से संबंधित है, यूक्रेन से संबंधित है। और ये हुई थी गाइज 25-26 अप्रैल 1986 को हुई थी। ठीक है, तो एक परमाणु दुर्घटना हुई थी जिसको चेरनोबिल के नाम से जाना जाता है। ये यूक्रेन के अंदर स्थित है और ये हुई थी 24-25 अप्रैल 1986 को। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है किस मशीन के गतिशील पुर्जों में प्रयुक्त 3 मुख्य स्नैक कौन कौन से हैं। गाइज जो गतिशील पुर्जे होते हैं उसके अंदर अपन लुब्रिकेंट डालते हैं, लुब्रिकेंट को बोलते हैं अपन स्नैक। इसका मतलब होता है कि घर्षण को कम करें। ठीक है, जैसे गाड़ी मोटरों के अंदर अपन ग्रीस डालते हैं, ऑयल डालते हैं, वो घर्षण को कम करते हैं। तो दिए गए ऑप्शन के अकॉर्डिंग अपना राइट आंसर क्या जाने वाला गाइज, यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में ऑयल होगी, ग्रीस होगी और ग्रेफाइट आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर बनने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 को मैं स्किप मारता हूँ, इसको आप कर लोगे, इसमें कुछ नहीं है, नॉर्मल कैलकुलेशन का जोड़ बाकी करना है और एक की वैल्यू यहाँ पे आपको बतानी है। क्वेश्चन नंबर 20 देखता हूँ। क्वेश्चन नंबर 20 क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेम टू सेम एलपी के अंदर काफ़ी बार हर शिफ्ट के अंदर देखने को मिला था ये क्वेश्चन। खंडित तना या जो सेगमेंटेड स्टेम होता है जो भूमि के अंदर क्षैतिज दिशा में बढ़ता है उसको क्या बोलते हैं। यहाँ पर टर्म्स आएगा इस क्षैतिज। क्षैतिज का मतलब होता है गाजर मूली बिल्कुल वर्टिकल फैलती है और गाइज कुछ चीज़ें होती है जो हॉरिजेंटल फैलती है इस तरीके से, जैसे कि अदरक हो गई या आपकी हल्दी हो गई, ये सब धरती के अंदर हॉरिजेंटली फैलते हैं। और जो क्षैतिज फैलते हैं उनको अपन बोलते हैं गाइज राइजोम। जो क्षैतिज फैलती है उनको बोलते हैं राइजोम। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 इंपॉर्टेंट है, काफ़ी सिंपल है, काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें देखेंगे यहाँ पे। यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि सौर मंडल का कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नज़दीक है। गाइज कमेंट करके बताएगा सबसे ज़्यादा उपग्रह कौन से ग्रह के हैं, सबसे ज़्यादा उपग्रह कौन से ग्रह के हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि सौर मंडल का कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नज़दीक है। गाइज यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में बुध। ये आपका सन हो गया, सन के बाद में आता है गाइज बुध, बुध के बाद में आ जाता है आपका शुक्र, शुक्र के बाद में आ जाती है पृथ्वी, पृथ्वी के बाद में आ जाता है मंगल। क्लियर है। मंगल के बाद में बनता है गाइज बृहस्पति, बृहस्पति के बाद में आ जाता है आपका शनि और शनि के बाद में आता है अरुण और अरुण के बाद में आ जाता है वरुण। बुध और शुक्र के गाइज कोई भी उपग्रह नहीं है, बिल्कुल जीरो। पृथ्वी की बात करें तो एक उपग्रह जिसे अपन चंद्रमा बोलते हैं। मंगल के गाइज 2 है जिनको फोबोस और डिमोस बोला जाता है। अब बात आती है बृहस्पति की, तो गाइज बृहस्पति के 79 उपग्रह है। बृहस्पति के 79 उपग्रह आपकी किताबों के अंदर देखने को मिलेगा। सबसे ज़्यादा उपग्रह बृहस्पति के 79, लेकिन लेटेस्ट अपडेट कर लीजिएगा, हो सकता है कि किताबों के अंदर नहीं मिले। सबसे ज़्यादा उपग्रह गाइज शनि के है 82, अरुण के है गाइज 27 और वरुण के है 14। तो सबसे ज़्यादा किसके गाइज शनि के हैं। और एक गाइज पूछा जाता है सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है। सबसे बड़ा उपग्रह हो गया आपका गैनीमेड, और गैनीमेड किसका गाइज, गैनीमेड संबंधित है बृहस्पति से। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 22 देखता हूँ। केरल में कौन सा शास्त्रीय नृत्य लोकप्रिय है। क्लासिकल डांस की बात हो रही है गाइज। केरल के अंदर कौन सा है। टोटल क्लासिकल डांस गाइज 8 है, टोटल क्लासिकल डांस 8 है। 4 ऑप्शन में दे रखे हैं, 5वां मैं बता दूं तो 5वां है गाइज आपका मोहिनीअट्टम है। ओके गाइज। 6ठा बात करूं तो गाइज है सतरिया। 7वें की बात करूं तो गाइज ओडिसी।
और 8वें की बात करूँ तो गाइज मणिपुरी। ठीक है, टोटल 8 आपके शास्त्रीय नृत्य हैं। यहाँ पे आपसे पूछा गया केरल में कौन सा है, तो केरल में आपका एक तो कथकली आ जाता है, एक आपका मोहिनी अट्टम आ जाता है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर क्या बनने वाला है, ऑप्शन नंबर बी। अब बाकी देख लेते हैं कथक कहाँ पे है गाइज। कथक होता है नॉर्थ इंडिया के अंदर, यूपी साइड के अंदर। कुचिपुड़ी आपका आंध्र प्रदेश से संबंधित है। भरतनाट्यम आपका तमिलनाडु से संबंधित है। यहाँ पे एक आ जाता है सतरिया का संबंध गाइज असम से है। ओडिसी का ओडिशा से है, मणिपुरी का मणिपुर से है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर बी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहते हैं, त्वचा की बाह्यतम परत को क्या कहा जाता है। द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द स्किन इज कॉल्ड, क्या कहलाता है। स्किन को अपन डर्मी से रिलेट करते हैं, ठीक है। जैसे स्किन का अध्ययन करने वाले को अपन डर्मेटोलॉजी बोल देते हैं। डॉक्टर होता है उसको बोलते हैं डर्मेटोलॉजिस्ट। स्टडी जो विज्ञान होता है उसको बोलते हैं अपन डर्मेटोलॉजी। लॉजी लगता है विज्ञान के, लॉजिस्ट लग जाता है डॉक्टर के। तो यहाँ पे जो बाह्यतम परत होती है उसको बोलते हैं अपन एपिडर्मिस। यहाँ पे आपका राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इंपॉर्टेंट है गाइज, इसको समझिएगा। क्वेश्चन कैसे अपन करना है, क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। गाइज ये कह रहा है कि एल लंबाई का पेंडुलम। गाइज ये पेंडुलम है जिसकी लंबाई एल है, 45 डिग्री के कोण पर दोलन करता है। तो गाइज ये दोलन कर रहा है और 45 डिग्री पे। तो गाइज मैं 45 डिग्री बना देता हूँ। ये दोलन कर रहा है तो एक चाप बनाएगा दोलन करते हुए। और गाइज चाप की लंबाई आपको दे रखी है 15.4 सेमी। तो गाइज यहाँ से जो चाप बन रहा है, चाप की लंबाई आपको देती है 15.4 सेंटीमीटर। एल का मान ज्ञात कीजिएगा। गाइज एल की वैल्यू आपको बतानी है। एल समझ लीजिएगा, चाहे एक त्रिज्या समझ लीजिएगा। तो गाइज हमेशा ऐसे कंडीशन के अंदर आपको फॉर्मूला लगाना है। चाप की लंबाई होती है 2πr थीटा अपॉन में 360। ठीक है गाइज, चाप की लंबाई दे रखी है मेरे को 15.4 इक्वल टू 2π की जगह मैं 22/7 रख देता हूँ। आर का मतलब लेंथ की बात हो रही है, एल मेरे को निकालना है। थीटा बता रहे 45 डिग्री अपॉन में 360। 45 का भाग इसमें चला जाएगा गाइज 8 बार चला जाएगा, 2 का भाग इसमें चला गया 4 बार, फिर ठीक है सही है। 45 बार 90, 8 सही है। अब गाइज यहाँ पे भी सॉल्व कर लेते हैं। पॉइंट का नीचे मैं 10 लगा देता हूँ गाइज। इसमें 22 का यहाँ पे चला गया 7 बार, सही है। 7 × 14, 7 × 14 1 15, क्लियर है। कुछ बचा तो यहाँ पे हो जाएगा 7 × 7 × 4। तो 7 × 7 × 4 अपॉन में 10 इक्वल टू हो जाएगा एल। तो 7 7 49 49 × 4 9 चौक 36 4 चौक 16 3 19.6 गाइज आपका राइट आंसर आ जाएगा। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 25, यहाँ पे फॉर्मूला क्या लगाया मैंने, चाप की लंबाई इक्वल टू 2πr थीटा अपॉन 360। यदि यहाँ पे दे देता कि इतने डिग्री का क्षेत्रफल बना रहा है, इतने डिग्री का वक्र प्रस्थ क्षेत्रफल बना रहा है, तो अपन फॉर्मूला लगा लेते गाइज πr² थीटा अपॉन में 360 का। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 25 कहते हैं, निम्न में से किस राज्य ने 2019 में स्कूली छात्रों के लिए बांग्लार शिक्षा नामक वेब पोर्टल का शुभारंभ किया। तो यहाँ पे आपके सामने टर्म्स आती है बांग्लार शिक्षा। तो यानी बांग्लार शिक्षा को आप डायरेक्ट रिलेट कर दीजिएगा बांग्ला में पश्चिमी बंगाल से। आपका राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं, लैक्टोमीटर जो दूध के नमूने की शुद्धता निर्धारित करने के लिए उपयोग किया जाता है किस सिद्धांत पर काम करता है गाइस। लैक्टोमीटर की बात हो रही है, जो दूध की शुद्धता बताता है कि दूध के अंदर कितना पानी है, दूध कितना प्योर है। तो ये काम करता है गाइस आर्किमिडीज के सिद्धांत पे। यहाँ पे आपका राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर 1। आर्किमिडीज का सिद्धांत वही होता है कि जो वो उसके बाहर के बराबर पानी को विस्थापित करती है, ऊपर की तरफ एक बल लगाती है, उत्प्लावक बल। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करूँ मैं, प्रति सेकंड 1 कूलम विद्युत आवेश होता है। क्या आंसर बनेगा गाइस इस क्वेश्चन का, प्रति सेकंड। नीचे तो सेकंड की वैल्यू गाइस 1 सेकंड है, ऊपर क्यों की वैल्यू गाइस आपको दे रखी है 1 कूलम। तो 1 कूलम पर 1 सेकंड, प्रति सेकंड 1 कूलम विद्युत आवेश को आप क्या बोलोगे, इसको बोलते हैं अपन हमेशा आई बोलते हैं। यहाँ पे इसकी वैल्यू 1 है, इसकी वैल्यू 1 है, तो अपने आई की वैल्यू भी 1 आ जाएगी। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर बन जाएगा 1 एम्पियर, क्योंकि आवेश के प्रवाह की रेट को बोला जाता है विद्युत धारा। ठीक है, यहाँ पे आपको क्यों की वैल्यू भी 1 दे रखी है, टी की वैल्यू भी आपको 1 दे रखी है। 1 कहाँ दे रखी है, प्रति का मतलब 1 ही होता है। तो आंसर हो जाएगा 1 एम्पियर। क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन नंबर डी। 28 का देख लेते हैं, सही तरीके से पूर्ण करेगी, बताना गाइज नेक्स्ट टर्म्स क्या आने वाली हैं। क्या लॉजिक लगेगा, आंसर दीजिएगा, फटाफट सोचिएगा, विचारिएगा, स्पीडली आंसर दीजिएगा। 27 16 125 नेक्स्ट टर्म्स क्या आएगी। तो गाइज ये हो रहा है आपके सामने 3 का क्यूब। तो 3 से बड़ी संख्या होती है 4, 4 का स्क्वायर। ये हो रहा है गाइज 5 का क्यूब, 5 से बड़ी होती है 6, तो यहाँ पे 6 का स्क्वायर यानी 36 आपका राइट आंसर हो गया। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 कहता है कि धातु ब्लॉकों में, धातु के जो ब्लॉक होते हैं, मेटल के जो ब्लॉक होते हैं, उसमें किसका पता लगाने के लिए अल्ट्रासाउंड का उपयोग किया जाता है। अल्ट्रासाउंड का उपयोग बताना है, किसका उपयोग।
धातु ब्लॉकों में किसका पता लगाने के लिए अल्ट्रासाउंड का यूज किया जाता है? गाइज यहाँ पे क्या आंसर बनेगा क्वेश्चन नंबर 29 का? धातु की ऊष्मा, अपारदर्शी, धातु का भारीपन या दरार और दोष। क्वेश्चन नंबर 29 का गाइज अपना राइट आंसर जाने वाला है ऑप्शन नंबर बी के साथ में। मेटल का कोई भी ब्लॉक है, उसके अंदर किसी भी प्रकार का क्रैक है, किसी भी प्रकार का फॉल्ट है, उसको अपन अल्ट्रासाउंड का यूज करके पता लगाते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 की बात कर लेते हैं गाइज। इंपॉर्टेंट है, आई थिंक सब लोग इसको सही कर पाएंगे। दो बिंदुओं के बीच वोल्टेज को मापने के लिए सभी परिपथों में वोल्ट मीटर को कैसे जोड़ा जाता है? गाइज वोल्टेज को मापने के लिए वोल्ट मीटर को किस प्रकार से जोड़ा जाता है? मेरे पास पॉइंट ए है, मेरे पास में पॉइंट बी है, इन दोनों के बीच में मेरे को वोल्टेज मेजर करना है, तो किस तरीके से लगाऊंगा गाइज में? हमेशा ध्यान में रखना है गाइज, हमेशा वोल्ट मीटर आपका पैरेलल के अंदर लगता है। ये कोई सर्किट मान लेते हैं, ठीक है, तो वोल्ट मीटर हमेशा लगता है पैरेलल में, आंसर हो जाएगा आपका समांतर क्रम। एमीटर हमेशा आपका लगता है श्रेणी क्रम के अंदर, वोल्ट मीटर लगता है समांतर क्रम में। एक एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि गाइज जो आदर्श एमीटर होता है, देखिए गाइज नॉर्मल अपन बात करें जो एमीटर होता है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस होता है मिनिमम, ठीक है, और जो नॉर्मल वोल्ट मीटर होता है उसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वो होता है मैक्सिमम। लेकिन आदर्श एमीटर की बात करें और आदर्श वोल्ट मीटर, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। आदर्श का मतलब जिसके अंदर कोई त्रुटि नहीं हो, बिल्कुल 100% परफेक्ट हो, उसको बोलते हैं आदर्श, आइडियल। तो गाइज आदर्श एमीटर का पूछ ले कि आंतरिक प्रतिरोध कितना होता है, तो आंतरिक प्रतिरोध इसका होता है गाइज 0। पूछ ले आदर्श वोल्ट मीटर का आंतरिक प्रतिरोध कितना होता है, तो गाइज आपका राइट आंसर हो जाएगा अनंत। ये मैक्सिमम था, मैक्सिमम को अनंत कर दिया, मिनिमम था, मिनिमम को बिल्कुल 0 कर दिया। क्लियर है? ये होता है प्रैक्टिकल का और ये होता है गाइज आइडियल यानी आदर्श का। क्वेश्चन नंबर 31 क्या बनेगा अपना? नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या है? 4 ऑप्शन आपके सामने है, नाबार्ड की फुल फॉर्म बता दीजिएगा। तो आई थिंक सबका सही हो जाएगा, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ऑप्शन नंबर बी, ये इसकी फुल फॉर्म हो गई। इसको बोलते हैं हिंदी के अंदर राष्ट्रीय ग्रामीण विकास बैंक, ठीक है गाइज। 12/7/82 इसकी स्थापना होती है। एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि इसकी स्थापना कब होती है, तो 12/7/82 मुंबई इसका हेडक्वार्टर गाइज। और एक नाम और ध्यान में रख लीजिएगा, गोविंदा को याद कर लीजिएगा और राजू श्रीवास्तव को याद कर लीजिएगा और साथ ही साथ में चिंटू जी को याद कर लीजिएगा, ठीक है। गोविंदा राजूला चिंटूला, गोविंदा राजूला चिंटाला, गोविंदा राजूला चिंटाला कौन है गाइज? नाबार्ड के चेयरमैन है। गोविंदा राजूला चिंटाला कौन है? इनसे पहले थे हर्ष भनवाला। क्वेश्चन नंबर 32, इसमें अपने को बताना है कि गलत कौन सा आएगा, नहीं नेक्स्ट टर्म क्या आएगी। तो गाइज यहाँ पे क्या लॉजिक लगेगा, आंसर देखिएगा। बी 2 पे आता है, ठीक है। एच होता है GH, एच हो गया आपका 8 पे। यहाँ पे जे होता है I know J10, J10 पे आ गया, पी आपका 16 पे आ गया। तो देखिएगा 2 से 10 हो गए, 8 से 16 हो गए, यानी 8 ऐड किया है, 8 ऐड किया है। तो एफ हो गया आपका 6 पे, के हो गया आपका 11 पे। इसमें मैं 8 ऐड करूँ तो 14, इसमें मैं 8 ऐड करूँ तो 19। 14 पे आ जाता है एन और 19 पे आ जाता है एस। तो आंसर हो जाएगा मेरा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, वीडियो को लाइक तो कर दो यार। क्वेश्चन नंबर 33 की बात करते हैं। इतने सेट कर रहे हैं, वीडियो को लाइक नहीं करते बिल्कुल भी। पीएच का मान 7 से बढ़कर 14 हो जाता है, तो ये किसको दर्शाता है? तो पीएच की वैल्यू आप सभी को पता है, पीएच स्केल होती है आपकी 0 से लेकर 14 तक होती है। ओके गाइज, बीच में 7 पे उदासीन होता है, इधर की साइड में आपका क्षार होता है, इधर की साइड में आपका अम्ल होता है। तो बेसिक क्वेश्चन है, तो बेसिक सॉल्यूशन आपका यहाँ पे क्षारीय विलयन आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 की बात करूँ, एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या है? आंसर दीजिएगा गाइज। क्वेश्चन नंबर 34 का एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या है? क्या आंसर बनेगा? एक तो होता है गाइज एल्केन होता है, ठीक है, एक होता है गाइज एल्किन होता है और एक होता है आपके साथ में एल्काइन। तो क्या यहाँ पे आपका राइट आंसर बनने वाला है? मैंने सबका नाम लिख दिया। एल्केन का फॉर्मूला होता है +2, एल्किन में आ जाता है यहाँ पे कम हो जाता है और एल्काइन में और कम हो जाते हैं। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं गाइज। क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कहते हैं कि रम्या पूर्व की तरफ चलती है, ये होगी इसकी पूर्व डायरेक्शन। अपनी बाईं ओर मुड़ती है तो ये बाईं साइड मुड़ गई। वह 2 बार दाईं ओर मुड़ती है, ये पहला टर्न्स और ये दूसरा टर्न्स दाईं साइड। वह अब किस दिशा में चल रही है? तो ये डायरेक्शन कौन सी है गाइज? ये होगी इसकी साउथ, दक्षिण। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी। ओके गाइज, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है गाइज, बाकी क्वेश्चंस देखेंगे अपन नेक्स्ट सेट नंबर 60 के अंदर।
इस सेट को अपन यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो को गाइज लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा नहीं किया हो तो, और कम से कम 1 या 2 व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर शेयर करते रहा करो ताकि अपने साथ कैंडिडेट जुड़ सके गाइज। अपने चाहने वालों यार दोस्तों के पास तो शेयर कर दिया करो कम से कम। तो गाइज यहीं पे शेयर समाप्त करते हैं। थैंक यू।